हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी क्लास 6 का, जिसका टाइटल है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको डिफरेंस पता होगा, क्लाइमेट क्या होता है। एक तरीके से जिस क्लाइमेट में हम रह रहे हैं, ठंडा, गर्म, कोल्ड, हॉट, ह्यूमिड, ठीक है। वेजिटेशन कैसी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You read a newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. देखिए, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंजेस के लिए यूज़ होता है, और क्लाइमेट जो होता है वो होता है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 50 सालों में इस जगह का क्लाइमेट कैसा रहा है, ठीक है। तो वेदर डे टू डे चेंजेस के बारे में होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म चेंजेस के बारे में होता है। ओके, इट इंक्लूड चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। हो सकता है कि कोई दिन हॉट या कोल्ड हो, एक्सट्रीम नहीं होगा क्योंकि सारे अलग अलग आपके मौसम चलते हैं, बट कुछ दिनों से ज़्यादा गर्म होंगे, कुछ ठंडे होंगे। कोई दिन सनी होगा जिस दिन सन बहुत ब्राइट शाइन कर रहा होगा, कोई दिन क्लाउडी होगा कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन बहुत हवा चल रही होगी, और किसी दिन बिल्कुल काम होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज टॉकिंग अबाउट। ब्रॉडली इंडिया में चार तरीके के जो होते हैं मेजर सीजन्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। कौन कौन से सीजन होते हैं? सबसे पहला होता है आपका कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। इट इज़ फ्रॉम डिसम्बर टू फेब्रुवरी। ओके। हॉट वेदर सीजन को हम समर कहते हैं और ये चलता है फ्रॉम मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, इसे हम कहते हैं रेनी सीजन, और ये कब कब चलता है? इट इज़ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट का मतलब वापस जाना, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑटमन, और ये होता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में। नाउ कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। ड्यूरिंग द वेदर सीजन, एज जो सनरेज होती है ना, वो इंडियन रीजन पे डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर कुछ कम रहता है, स्पेशली नदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। देखो क्या होता है कि सदर्न इंडिया में 3 साइड से सदर्न इंडिया पानी से, हमने पढ़ा था कि पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। तो पानी क्या करता है, वो मॉडरेटिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करता है लैंड के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क नहीं आता। बट नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में हम चारों के चारों मौसम एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ कम्स दी हॉट वेदर सीजन और समर। इन हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल करती हैं रीजन में, और टेम्परेचर हाई रहते हैं। चाहे आप पंजाब देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, आप गुजरात, राजस्थान, कोई सी भी नदर्न इंडियन स्टेट देख लीजिए। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। आपने लू का नाम सुना होगा, आपके घर वाले कहते हैं अरे बाहर मत जाओ, लू चल रही है, ठीक है। तो लू जो होती हैं वो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, और ये मोस्टली दिन के वक्त चलती हैं, ठीक है। नाउ साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। देखिए, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानसून सीजन है, बट फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। ये यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। ये हमारा इंडियन ओशन हो गया, ये हमारी अरेबियन सी हो गई, ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से हवा एंटर करती है, बे ऑफ बंगाल से एंटर करती है, ठीक है, और ये अपने साथ ओशन से वाटर लेके एंटर करती है। और जब ये जो एयर होती है जिसमें मॉइस्चर भरा हुआ होता है, ये माउंटेन से, जैसे कि यहाँ वेस्टर्न घाट से या ईस्टर्न घाट से, या जैसे यहाँ से ये रे निकल के यहाँ हिमालय तक जाती है, ठीक है। जब ये माउंटेन से टकराती है तो क्या होता है, रेन अकर्स। ओके, दिस इज हाउ साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन वर्क। The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. अब देखिए यहाँ पर है कि एक बार हम ये कर लेते हैं एक्सरसाइज। What would happen if monsoons are weak? अगर मानसून वीक हुए, इसका मतलब बारिश कम पड़ेगी। तो
और इवन वर्स फेल टू अकर 1 ईयर। सपोज करिए इनका कहना है कि एक साल में 1 ईयर में मानसून वीक हैं या नहीं आते हैं तो क्या होगा? क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड? क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड। क्यों? अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो हमारे जो ये जितने भी क्रॉप्स हैं उन्हें पानी कैसे मिलेगा? ठीक है, पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे, दे विल बी डिवेस्टेशन ऑफ फूड। द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल गो डाउन। बारिश नहीं पड़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कि पानी नीचे ही जाएगा। समर्स विल बी लॉन्गर और शॉर्टर? समर्स विल बी लॉन्गर। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑफ और ऑटम। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून का मतलब जब मानसून वापस जा रहा है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो विंड्स आई थी ना, अब ये वापस जाने लग रही हैं, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून में। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली पर्टिकुलरली तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा बारिश कब एक्सपीरियंस करता है? जब रिट्रीटिंग मानसून होते हैं। आप ये याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि कौन सी स्टेट या सदर्न स्टेट सबसे ज़्यादा मानसून कब एक्सपीरियंस करती हैं? जब सबसे ज़्यादा बारिश कब एक्सपीरियंस करती हैं? व्हेन इट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट the average weather condition which have been measured over many years. I talked about it recently कि climate और weather में क्या change है। weather day to day temperature के बारे में बताता है। day to day आपकी एक जगह का टेम्परेचर क्या था, वो विंडी था, सनी था, ठीक है, ये सब बताता है। और क्लाइमेट ओवरऑल 10, 15, 20, 50 साल का एवरेज बताती है कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा है। जैसे माउंटेन क्लाइमेट के बारे में बात करें तो ठंडा होता है, प्लेन्स क्लाइमेट के बारे में बात करें तो सीजन्स पे डिपेंड करता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप, क्या डिस्क्राइब करा है? मानसून टाइप। और मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स, ठीक है, अरेबिक वर्ड से मानसून बना है जिसका मतलब होता है सीजन्स। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब याद रखिएगा, सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, ये बीचों बीच से हमारा इक्वेटर जा रहा है, ये हमारे ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ओहो, कहाँ गए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ओके। तो इक्वेटर के इधर इधर जो रीजन पड़ेगा ना, वो होगी, उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इधर उधर जो रीजन पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक्स। तो इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया पूरी तरह इक्वेटर से ऊपर है। सपोज करिए यहाँ, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, पूरी अर्थ नहीं है, इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए ये इंडिया है, ये इक्वेटर है, तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है, ओके। तो इंडिया जो है नदर्न ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मानसून विंड्स। 75% of the wind in our country is by monsoon winds. एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में मोस्टली मानसून पे डिपेंड करता है। अगर मानसून या रेन थोड़ी भी इधर उधर हो जाती है तो हमारी क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान होता है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा ही होगा। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बोंटिफुल क्रॉप। जितनी अच्छे से, मतलब अगर बहुत ज़्यादा भी रेन होगी तो भी क्रॉप्स खराब होंगी, मतलब एडिक्वेट रेन हो, ना बहुत जम ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, and the crops will be bountiful. Okay, the climate of a place is affected by its location, its altitude, distance from the sea and relief. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक प्लेस का क्लाइमेट किस चीज़ से अफेक्ट होता है, तो उसकी लोकेशन से। सपोज करिए अगर सी के पास है तो ना ज़्यादा ठंड होगी ना गर्म होगी, लेकिन अगर प्लेन से और सी से काफ़ी दूर है तो वो हर तरीके का मौसम एक्सपीरियंस करेगा। उसका एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, सी से कितना डिस्टेंस है, रिलीफ क्या है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. जैसलमेर और बीकानेर जो कि डेजर्ट है राजस्थान में, बहुत गर्म है। जबकि सपोज करिए कि ये हम बात कर रहे हैं जून जुलाई के मौसम की, ठीक है, इस वक्त जैसलमेर और बीकानेर में बहुत गर्मी है, लेकिन द्रास और कारगिल एंड जम्मू एंड कश्मीर वहाँ फ्रीजिंग कोल्ड है, वहाँ बहुत ठंड चल रही है। एंड कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो सी के पास है, वहाँ तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कोस्ट पे जो प्लेसेस होती हैं वो बहुत ह्यूमिड होती हैं। ह्यूमिड का क्या मतलब होता है कि हवा में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, जिसे कहते हैं पसीने वाली गर्मी होती है वहाँ, ठीक है। मावसिनराम इन Meghalaya receives the word highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer, Rajasthan.
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वो इंडिया में होती है, और इंडिया में भी कहाँ पर, मानसून में, ठीक है। और मानसून कौन से स्टेट में है, मेघालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक भी आता है ये क्वेश्चन, ये याद करिएगा, और आपके क्वेश्चन में भी ये पक्का पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। ओके, नाउ नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स, हाउ नाइस it is to play in a field with green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants etc. आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो ज़मीन पे उगते हैं, और बहुत टॉल ट्रीज भी होते हैं जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, जैसे नीम हो गए, मैंगो हो गए, ठीक है। सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम, और कुछ बड़े बड़े होते हैं बट उन पर कुछ छोटी सी लीव्स होती हैं। जो ग्रासेस होती हैं, शर्ब्स होती हैं, ट्री होती हैं, जो बिना किसी के इंटरफेरेंस या हेल्प के ग्रो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, तो आप क्या लिखेंगे, द ग्रासेस, शर्ब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference or help from the human beings are called natural vegetation. For example, अगर आपके घर में पेड़ पौधे होंगे तो आपने देखा होगा आपके घर वाले या आप रोज़ उन्हें पानी देते होंगे, ठीक है। कभी कभी आप लोग उनमें खाद भी डालते होंगे, लेकिन ये जो नेचुरल वेजिटेशन होती है इनमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, ये बारिश के पानी से ये पलते बढ़ते हैं। ओके, नाउ वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। देखिए फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों होते हैं। सबसे पहले तो फॉरेस्ट इसलिए नेसेसरी हैं कि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसे ब्रीथ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और वो फिर उसे कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और इसी तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। अगर प्लांट ना हो तो हम लोग एकदम मर जाएंगे, ठीक है, वी ऑल विल डाई। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट एंड प्लांट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। और इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, वो सॉइल को इकट्ठा करती हैं, सॉइल को बिल्कुल इकट्ठा रखती हैं, जिस वजह से वो सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब रूट सॉइल को बाइंड करके रखेंगी तो सॉइल एकदम से पानी के साथ नहीं बह पाएगा। ओके, नाउ फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, मतलब वुड प्रोवाइड करता है हमें फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, फ्यूल वुड एज इन की मतलब हम जला के खाना बना सकें, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं। फॉडर, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स लैक हनी, गम्स एक्सेट्रा। हनी, जो हनी भी होती हैं वो अपना पेड़ पौधों पे कहीं भी अपना छत्ता बना लेती हैं, राइट। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ का। नेचुरल वेजिटेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। इतनी ज़्यादा हम लोग काट रहे हैं ट्रीज़ को, क्योंकि हमें क्या, हमें और लकड़ी चाहिए, हमें और ज़्यादा फर्नीचर वगैरह चाहिए, ठीक है। और ट्रीज से बहुत ज़्यादा आप डेकोरेशन के सामान बना सकते हैं, स्पेशली वो एरिया क्लीन करने के लिए जिससे हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। लेकिन ये ख़त्म होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो हाउ विल लाइफ सस्टेन ऑन दिस प्लैनेट। हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव होता है जिसमें हम नए पेड़ उगाते हैं और प्लांट्स को चेरिश करते हैं, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ। यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है जो ये कहता है कि लीला के पेरेंट्स जो है उसके हर बर्थडे पे एक प्लांट जो है वो ग्रो करते थे, एक सेपलिंग लगाते थे, एंड बाय द टाइम लीला 20 ईयर्स की हुई उसके घर के आसपास 21 ब्यूटीफुल ट्रीज हो गए, ठीक है। और बहुत ही अच्छे वहाँ पर बर्ड चर्प करती थी, फ्लावर्स ब्लूम कर गए, बटरफ्लाइज थी, और बच्चे जो है वो बहुत इन्जॉय करते थे उन ट्रीज़ के अराउंड। तो ऐसा ही होना चाहिए जिससे हम ट्रीज़ जो है ट्रीज़ को ग्रो कर सकें और उनकी और इंटेंसिटी बढ़ा सकें, जिससे हमारा प्लैनेट बहुत ही हार्मनी में रहे इन्वायरमेंट के साथ। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें क्या क्या मिलता है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिलती है, हनी मिलता है, फ्रूट्स, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर मिलता है, रबर मिलती है, ठीक है, रबर भी हमें प्लांट से ही मिलती है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, वुड से बनते हैं स्पोर्ट्स गुड, फ्यूल मिलता है हमें, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है। हाँ, कई जगह पे तो आप जो है लकड़ी से घर भी बना सकते हैं, और आपने देखा होगा आपके घर में जो ये दरवाजे होते हैं, विंडोज़ होती हैं, ये सब भी हमारे डोर्स, विंडोज़, ये सब भी लकड़ी से बनती हैं, वुड से बनती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच हेल्पफुल दे आर टू अस। नाउ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे, हर साइज़ के जो है जानवर हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं। And there are thousands of species of animals and a variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects, and worms which dwell in the forest. हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर, एंड इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। टाइगर वेरियस पार्ट में मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस।
देखिए एशियाटिक लायंस अगर इंडिया में कहीं मिलते हैं तो सिर्फ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात में मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा, BIS में भी आया था, 2019 का क्वेश्चन है ये। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम हमारी एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एलिफेंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? केरला और कर्नाटका में मिलते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस कहाँ मिलती हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में मिलती हैं। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स और बियर ये थोड़े ठंडे एरिया में होते हैं, तो ये हिमालयन रीजन में मिलते हैं। बिसाइड दीज मेनी अदर एनिमल्स जैसे कि मंकी, वोल्फ, जिकाल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा दे आर फाउंड इन दी कंट्री। ओके, इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। ये तो थी वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ, अब बर्ड लाइफ। इंडिया इज इक्वली रिच। द पीकॉक इज अ नेशनल बर्ड। Other common birds are parrot, pigeons, myna, geese, bulbul and ducks. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitats. They provide that birds protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? Sparrow हो गई, ठीक है, और बहुत सारी हैं, पिजन हो गए, स्पैरो हो गए, छोटी छोटी इतनी सारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। There are several hundred of species of snake found in India. 100 ऑफ स्पीशीज मिलती हैं स्नेक्स की। कोबरा हो गए, क्रेट हो गए, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि सबसे ज़्यादा मतलब पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, तो जैसे सिंध क्रेट हो गए। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, अब देखिए जब फॉरेस्ट कटते हैं तो क्या होता है, या तो ये एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि भाई आप किसी का घर तोड़ दोगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो रोड पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये ह्यूमन अर्बन पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आते हैं और ये डेंजरस होते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को इन्हें मारना पड़ता है, ठीक है। मैनी स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब बहुत सारे स्पीशीज गायब हो चुके हैं। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. इन्हीं जानवरों को, इन्हीं एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सेटअप करे गए हैं, ठीक है, जिससे ये अपने नेचुरल हैबिटेट में बचे रह सकें। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट करा है टाइगर और एलिफेंट को बचाने के लिए। ये काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में स्टार्ट हुआ था। आप भी अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें मत खरीदा करिए जो इनकी बोन से, हॉर्न से, फर्न, स्किन या फेदर से बनते हैं, ओके। और हम वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, ओके। नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो एक एरिया से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, जैसे कि पिनटेल डक, कुर्ल्स, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year. Smallest migratory bird little stint weighing as low as 15 gram from Arctic region travel over 8,000 kilometers to reach India. Okay, तो ये बता रहा है कि लिटिल स्टिंट वेइंग बर्ड जो होती है ना, वो सिर्फ 15 ग्राम की होती है और वो आर्कटिक रीजन से इंडिया आती है एंड ट्रैवल ओवर 8,000 किलोमीटर्स, ओके। बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वील मीट इन द नेक्स्ट वन। और ये एक्सरसाइजेज हम अगली वीडियोज़ में कंपाइल करके डाल देंगे। थैंक यू सो मच।